ये एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका जो न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में नवीन पद्धतियों EDU 102 जिसका पेपर कोड है, उसका वीडियो नोट है। इस पूरे पेपर को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला खंड जिसका ये ऑडियो लेक्चर है। पहले खंड में 1.1 इकाई जिसका शीर्षक है शिक्षा अवधारणा में नई प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत शिक्षा अवधारणा में नई प्रवृत्तियों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जहां हम हर साल कई उल्लेखनीय बदलाव देखते हैं। यह शिक्षा और सिखाने के परिणामों पर एक छात्र के दृष्टिकोण पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह उपलब्ध संसाधनों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है जो बड़े समाज और वर्तमान पीढ़ी के छात्रों की बदलती ज़रूरतों या मांगों के लिए क्या विकल्प है, इसको ध्यान में रखता है तथा शिक्षा के रुझान प्रकृति में गतिशील होने चाहिए, इसको सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत प्रथम पॉइंट है एकीकृत लर्निंग समाधान। क्योंकि स्कूलों में छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए 100% डिजिटलाइजेशन एक नया व्यवहारिक दृष्टिकोण हो गया है, अधिकांश विद्यालय एकीकृत शिक्षण समाधान को स्वीकार करते हैं तथा पारंपरिक पाठ्यक्रमों को आधार के रूप में रखते हुए इष्टतम डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं को प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। वास्तव में छात्रों का एक समूह केवल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों के मुद्दों के कारण डिजिटल शिक्षा के लाभों से अनजान रहना रखता है। यही कारण है कि स्मार्ट बोर्ड के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री से जुड़े प्रिंट टेक्स्ट बुक जैसे बुद्धिमान समाधान जो ऑनलाइन मूल्यांकन संरचना से जुड़े हैं, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। अब इस इकाई का दूसरा पॉइंट है संवर्धित वास्तविकता, यानी जो मैंने पहला बोला था वो है पॉइंट 1 एकीकृत लर्निंग समाधान और दूसरा है संवर्धित वास्तविकता। ज्ञान प्राधिकरण में काफ़ी सुधार होता है जब सीखने में ऑडियो विजुअल और वीडियो शामिल किए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक व्याख्यानों की कमी होती है। यह एक कारण है कि स्कूलों ने आभासी वास्तविकता को दोनों हाथों से स्वीकार किया है। आभासी वास्तविकता केवल कुछ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस विषय का अनुभव करने के बारे में है जो छात्रों को बेहतर समझ के साथ सीखने में मदद करता है। शिक्षक उन्हें ज्ञान अवधारण के अतिरिक्त लाभ के साथ साथ तुलनात्मक रूप से कम समय के साथ जटिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए एक संभव विकल्प के रूप में पा सकते हैं। संवर्धित वास्तविकता एक नए स्तर पर सीखने को ले सकती है क्योंकि छात्र केवल विषय का अनुभव करते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत सीखना। यह वर्ष की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति होने जा रही है क्योंकि छात्र डिवाइस, स्थान और समय की कमी के बारे में चिंता किए बिना सीख सकते हैं। यह शिक्षा वितरण या सीखने की प्रक्रिया के तरीकों को भी बदलता है और छात्र अपनी ताकत, कमजोरी या समझ की गति के अवरोध के बिना सीख सकते हैं। यह वास्तव में विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए एक गेम चेंजर भी है क्योंकि उन्हें अपनी गति से सीखने की क्षमता या स्वतंत्रता मिलती है और शैक्षिक वर्ष के अंत में पर्याप्त सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन स्पीक जैसे ऐप पाठ्य पुस्तकों के तरीकों की अपनी सीमाओं को दूर करते हुए ऑडियो पुस्तकों के माध्यम से डिस्लेक्सिक छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। शिक्षक निश्चित रूप से सीखने की पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न तत्व है और यही कारण है कि वर्तमान पीढ़ी की दक्षताओं और कौशल के साथ उन्हें परिचित कराना महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों को अब उपलब्ध प्रौद्योगिकियों
का अच्छा अनुभव कराया जा सके। यह केवल व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को धक्का देता है जब वे उपन्यास, शिक्षण शिक्षाशास्त्र के साथ बेहतर हो सकते हैं, साथ ही उन्हें पार्श्व सोच क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। स्कूल के अधिकारी सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए इस तरह के कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करने की पहल कर रहे हैं ताकि उन्हें वर्तमान सीखने के रुझान पर प्रभाव डालने में मदद मिल सके। हैरानी की बात यह है कि यह चलन अब निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में भी देखा जा रहा है। 5वां पॉइंट है बिट साइज लर्निंग। शिक्षा क्षेत्र में अल्पकालीन ध्यान अवधि हमेशा एक मुद्दा रहा है। छात्रों ने लंबे गहन पाठ के साथ सामना करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। सीखने की सामग्री बहुत इंटरैक्टिव नहीं है, जिससे छात्रों में सीखने की क्षमता की कमी आई है। अब शिक्षा क्षेत्र ने प्रत्येक छात्र की अद्वितीय सीखने की जरूरतों को समझना शुरू कर दिया है। यह उभरती हुई डिजिटल तकनीकों के कारण ही संभव हुआ है। शिक्षक अब तीव्रता को कम करने और सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए काटने के आकार या नैनो शिक्षण को शामिल करने में सक्षम है। यह चलन तेज गति से बढ़ रहा है। सीखने के मॉडल को छोटे इंटरैक्टिव अनुभागों में विभाजित किया गया है। यह शिक्षार्थियों के व्यवहार का समर्थन करता है और प्रत्येक शिक्षण सत्र के दौरान 100% ध्यान सुनिश्चित करता है। 6वां पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के रुझानों में एक बहुत चर्चा क्षेत्र है। सिर्फ ऊर्जा दक्षता के विपरीत आईटी शिक्षकों और स्कूल प्राधिकारियों के लिए दैनिक स्कूल गतिविधियों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए यह विकल्प आ गया है। यह वास्तविक समय में अन्य शिक्षकों या माता पिता के साथ छात्र परिणाम साझा करने या घर के कार्यों को आसानी से ट्रैक करने आदि का विकल्प प्रदान करता है। शिक्षक इसे कुछ संभावित मुद्दों के बारे में छात्रों को सचेत करने के लिए एक डोमेन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, या इसका उपयोग आसानी से मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है कि उनकी शिक्षण रणनीति चुनाव के माध्यम से काम कर रही है या नहीं। यूनिट 1.1 न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन इट्स कॉन्सेप्ट का यह ऑडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट है। पहले भाग में हमने 6 पॉइंट्स तक व्याख्या किया था। इस पार्ट में आगे की व्याख्या है तथा 7वां पॉइंट है रूपात्मक मूल्यांकन समाधान। सीखने के परिणामों के महत्व को अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसलिए औपचारिक मूल्यांकन समाधानों को अपनाया जाता है। एक शब्द के अंत में याद करने के लिए बुनियादी परीक्षणों जैसे नियमित मूल्यांकन विकल्प इस डिजिटल युग में कम उत्पादक साबित हो सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक एक प्रभाव बनाता है क्योंकि यह पाठ्यक्रम वितरण के साथ छात्र की गति का परीक्षण करता है और व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षताओं का विश्लेषण करता है। वास्तव में छात्रों को परिणामों के बारे में व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा क्योंकि ये तकनीक अनुकूली है, जो एक और कारण है। अब संस्थाएं नियमित रूप से कुकी कटर दृष्टिकोणों पर औपचारिक मूल्यांकन पर चयन करती हैं। 8वां पॉइंट है कक्षा में बैठने की अति लचीली क्षमता। यह शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अनुसंधान से सुझाव दिया गया है कि जब छात्रों की शिक्षा के तरीके में एक उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकता है। इसके महत्व को समझते हुए स्कूलों ने इस तरह से चुनने के लिए विकल्प देना शुरू कर दिया है जिस तरह से वह कक्षा में बैठना पसंद करते हैं। यह पारंपरिक कक्षा की स्थापना के विपरीत डेस्क, बड़े तकिए, बाल्टी, कुर्सियां या जहां तक कि कैफे शैली मल हो सकता है। यह सब स्वतंत्रता बच्चों के अनुभव के बारे में जो बदले में शिक्षा को देखने के तरीके को बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां परीक्षा प्रबंधन क्रांति। जिस तरह से परीक्षा आयोजित की जाती है और मूल्यांकन किया जा रहा है वह परीक्षा में प्रवेश, परीक्षा केंद्र और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन सहित व्यस्त पारंपरिक शैलियों से बचा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रॉक्टरिंग परीक्षा के तरीके से बहुत सारे बदलाव आए हैं क्योंकि बुनियादी ढांचे में लॉजिस्टिक्स में कोई बाधा नहीं है। इस तकनीक के साथ छात्रों को उनके स्थान के बावजूद परीक्षा देने की अनुमति है। हालांकि यह सुनिश्चित करता है कि छात्र उन्नत छवि, वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए खुफिया सुविधाओं के साथ निष्पक्ष तरीके से परीक्षा दे सकते हैं। 10वां पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यह नवीन तकनीक स्कूलों में
छात्र क्रेडेंशियल्स और प्रमाण पत्र सत्यापन के तरीके में उल्लेखनीय अंतर लाएगी। यह एक सहयोग और वितरित वातावरण में प्रमाण पत्र के साथ क्रेडेंशियल्स की डिजिटल प्रतियां संग्रहीत करने का विकल्प प्रदान करता है, जो खोए हुए मूल प्रमाण पत्र के मामले से बचा जा सकता है और छात्र रिकॉर्ड प्रमाणीकरण के बेहतर तरीके से मदद करता है। 11वां पॉइंट है डिजिटल नैतिकता और गोपनीयता। वर्तमान शैक्षिक युग में डिजिटल नैतिकता और गोपनीयता के महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। वास्तव में स्कूल के दिनों से यह इस अधिकार को महत्व देते हुए छात्रों को पहले से ही संभावित परिदृश्यों के बारे में जल्दी सीख में मदद मिलती है। सोशल मीडिया के प्रभाव के साथ साथ डेटा लीक और डेटा आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण परिदृश्य परिश्रम से महत्वपूर्ण हो गया है। 12वां पॉइंट है ऑनलाइन शिक्षा। मोबाइल गैजेट्स में व्यापक स्वीकृति और प्रभाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना एक अवधारणा है जिसे पहले से ही कहीं अधिक आसान तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ तक कि काम करने वाले पेशेवर या परिवहन की समस्याओं वाले छात्र भी बिना परिश्रम के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को वीडियो और ट्यूटोरियल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मंच का प्रस्ताव रखता है, जहां वे इससे सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रस्तुत मूल्य वर्धित प्रमाण पर छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 13वां पॉइंट है स्टेम से स्टीम में स्थानांतरण। इसके अंतर्गत लंबे समय तक शिक्षा प्रणाली स्टेम दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूमती रही। स्टेम से अभिप्राय है एस से साइंस यानी कि विज्ञान, टी से टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ई से इंजीनियरिंग तथा एम से मैनेजमेंट या मैथ्स या गणित। इसलिए शिक्षा के पहलू विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित थे, लेकिन यह पुराना ट्रेंड हो गया है। इसलिए विभिन्न उद्योग जैसे पेशेवरों के लिए पूछते हैं जो रचनात्मकता और कला के क्षेत्र में अनुशासित हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीखने के लिए स्टीम दृष्टिकोण की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इस स्टीम के ए से तात्पर्य कला से है, जिसमें सीखने का रचनात्मक पहलू शामिल है। व्यवसाय रचनात्मकता और सोच को योग्यता देते हैं, विशेष रूप से नवाचार, अग्रणी शिक्षण और अन्य क्षेत्रों में। यहाँ तक कि शिक्षकों को अद्वितीय शिक्षण विधियों का उपयोग करने और उम्र उपयुक्त शिक्षण मॉडल डिजाइन करने के लिए अपनी रचनात्मकता सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। यह ऑडियो नोट यूनिट 1.1 का प्रथम टॉपिक जो है न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन इट्स कॉन्सेप्ट का तीसरा भाग है। पिछले के 2 भागों में हमने 13 पॉइंट्स तक डिस्कस किया है। इस ऑडियो लेक्चर में 4वां पॉइंट के आगे की रिकॉर्डिंग दी गई है। इसलिए 14th पॉइंट है स्मार्ट स्पेस। यह लंबे समय से बहुप्रतीक्षित रुझानों में से एक था और वास्तव में यह एक मंच या शाब्दिक भौतिक स्थान के रूप में कार्य करता है, जहां मनुष्य आधुनिक तकनीक के साथ बातचीत कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि छात्रों और शिक्षकों को पारंपरिक कक्षा का उपयोग करने का मौका मिलता है, जहां वे सबसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये कई सीखने उत्साही लोगों के लिए एक सपना सच होगा, क्योंकि परिणाम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित विश्लेषिकी, स्मार्ट बोर्ड, सीखने की प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ रोबोट्स द्वारा प्रक्रिया संचालित कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक कक्षा है। 15वां पॉइंट है शिक्षा में लागत प्रबंधन। चूंकि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, प्रासंगिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों को गहन योजना की आवश्यकता होगी। सही रणनीति के साथ शिक्षा उद्योग को लागत प्रबंधन के मामले में एक महान सुधार दिखाई देगा। आने वाले वर्षों में शैक्षिक संस्थानों को परिचालन लागत को कम करने के लिए क्लाउड प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश की उम्मीद है। यह साझा सेवाओं के साथ शिक्षा उद्योग में परिचालन की दक्षता में भी सुधार करेगा। शिक्षा क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उदय के साथ मुद्रण और कागज की लागत कम हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और अन्य एक डिजिटल रूप लेंगे। इससे श्रम क्षमता में भी कमी आएगी, जो आमतौर पर संस्थानों में बहुत सारे डेटा को स्टोर करने,
प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होता है। जबकि अन्य क्षेत्र लागत के संबंध में नीचे जाएंगे, कंप्यूटिंग पहलू को अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। अधिक से अधिक वर्ग अब जुड़े हुए हैं, इसलिए कंप्यूटिंग संसाधनों की मांग स्वाभाविक है। यह लागत परिचालन को बढ़ाएगी। सूचना प्रसंस्करण, लेन देन और विभिन्न अन्य कार्यों को भेजना डिजिटल और सरल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव फल फूल रहा है तथा शिक्षण संस्थानों और प्रयुक्त उपकरणों में फेरबदल हो रहा है। इस तकनीकी युग में ऐसी और भी कई साइटें हैं जो शिक्षा और छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए डुओलिंगो जैसे ऐप और नो रेड इंक जैसे टूल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एआई व्यक्तिगत संशोधन और इंटरनेट आधारित शिक्षा कैसे प्रदान करता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य लाभ यह है कि यह छात्रों के लिए वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और निरंतर लक्षित अभ्यास प्रदान करता है। शिक्षक यह विश्लेषण कर सकते हैं कि छात्र कहाँ हैं और साथ ही वे बेहतर पाठ योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। शिक्षक एआई सुविधाओं की मदद से पेपर सुधार और साहित्यिक चोरी की जांच के नीरस कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली घंटा यानी कि जीनियस आवर। इसके अंतर्गत छात्रों को जीनियस आवर के लिए एक मौका दिया जाता है जिसके दौरान वे अपने पसंदीदा और दिलचस्प विषयों को सीखने और उनका पता लगाना चुन सकते हैं। स्वाध्याय के द्वारा छात्रों में रचनात्मकता और पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों को उनके जुनून को खोजने और विषय में रुचि विकसित करने में मदद करना शिक्षक का कार्य है। विषय की गहन जानकारी के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ना। इसके अंतर्गत डिजिटल पुस्तकालयों को पाठकों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों को परिवेश से तलाशने, निरीक्षण करने, सवाल करने और अनुमान लगाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पढ़ना ज्ञान का विस्तार करने और भी हर चीज़ के लिए जानकारी हासिल करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नज टेक। नज टेक आमतौर पर प्रौद्योगिकियों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जिसमें डेटा, क्लाउड, सोशल मीडिया आदि शामिल हैं। ये सभी शिक्षक, छात्रों और अन्य कर्मचारियों के साथ समय समय पर व्यक्तिगत बातचीत को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट परिसर। एक स्मार्ट परिसर एक डिजिटल परिसर को संदर्भित करता है। मनुष्य और प्रौद्योगिकी सक्षम वातावरण एक व्यापक और प्रभावशाली अनुभव बनाने के लिए बातचीत करते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया है। आखिरी पॉइंट है वायरलेस प्रस्तुतिकरण टेक्नोलॉजीज। वायरलेस प्रस्तुतिकरण टेक्नोलॉजीज का उपयोग शिक्षकों और हितधारकों को प्रोजेक्टर जैसे हार्ड वायर कनेक्शन के उपयोग के बजाय कंप्यूटर या मोबाइल फोन से प्रोजेक्ट सामग्री को आसानी से खोजने में मदद करता है। आशा है कि ये परिवर्तन आधुनिक छात्र युग में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और शिक्षण संस्थानों को कल के लिए बेहतर नागरिक विकसित करने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग करने देंगे। छात्रों और अन्य छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए शिक्षकों को अधिक समूह गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जो स्कूल सहानुभूति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके परिणामों के रूप में छात्रों को प्राप्त करना अधिक होता है। आज हम यूनिट 1.2 जो है शिक्षा तकनीकी के आधार के वॉइस नोट्स देने जा रहे हैं। परिचय में वर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से बना है, एक है एजुकेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। अब हम पहले एजुकेशन को समझेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। दूसरे शब्दों में
अनुष्ठानों और प्रथाओं के निर्माण के माध्यम से सीखने या सिखाने को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा लैटिन शब्द एजुकेटम का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में शिक्षा है, तथा शिक्षण की कला अंग्रेजी भाषा के यूनिवर्सल डिक्शनरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षण प्रदान करना, मस्तिष्क और चरित्र का विकास करना और एक विशेष राज्य शिक्षा प्रणाली। ये दोनों शब्द शिक्षा और शैक्षिक प्रक्रियाओं को विभिन्न सीखने का संकेत देते हैं। नए अनुभव प्रदान करके शिक्षा एक छात्र को पर्यावरण और उसकी शक्तियों और निहित क्षमताओं के पूर्ण विकास के अनुसार समायोजित करने के लिए बनाती है। पात्रता के अनुसार वह अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र को एक विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है तथा शिक्षा द्वारा बच्चे के बुनियादी रुझान को परिष्कृत किया जा सकता है। मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान शिक्षा बुनियादी प्रवृत्तियों को निखारने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार शिक्षा एक आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं है, बल्कि एक तकनीकी विज्ञान से संबंधित है। अब हम जानेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी या तकनीकी विज्ञान एक अंग्रेजी शब्द टेक्नोलॉजी का पर्याय है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के तरीके। प्रोफेसर गोलब्रिथ के अनुसार प्रौद्योगिकी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है व्यवहारिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक या अन्य संगठित ज्ञान का व्यवस्थित अनुप्रयोग। दूसरा है किसी भी कार्य के विभाजन और उपविभाजन को उसके घटकों भागों में बनाना। जैकलेटा ब्लोमर ने 1973 में प्रौद्योगिकी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रौद्योगिकी व्यवहारिक सिरों के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत का अनुप्रयोग है। तो यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक तंत्र और प्रयोगात्मक तकनीक के साथ साथ तकनीकी या तकनीकी विज्ञान। तकनीकी शब्द मशीन या मशीन से संबंधित प्रत्यय लोग आमतौर पर जोड़ते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी का उपयोग केवल मशीन या मशीनी में ही किया जाए। इसका अर्थ है कि कोई भी प्रयोगात्मक कार्य जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह ग्रीक शब्द टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। यह लैटिन भाषा के शब्द टेक्सरे का पर्याय है, जिसका अर्थ है बुनाई या निर्माण। अब हम जानेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषाएं और प्रकृति। इसमें पहली परिभाषा है GOM लेथ की। इन्होंने कहा है कि शिक्षण और शिक्षा की दक्षता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवस्थित अनुप्रयोग है। तक्षी साकामोतो के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक ऐसा व्यवहारिक या व्यावहारिक अध्ययन है जिसका उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक वातावरण, छात्र के आचरण, प्रशिक्षकों के व्यवहार और छात्रों के प्रशिक्षकों के बीच में अंतर जैसे प्रासंगिक तथ्यों को नियंत्रित करके शैक्षिक प्रभाव को अधिकतम करना है। अब हम जानेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी की कार्यात्मक परिभाषा। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं E. हेडन की। इनके अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मूलभूत और व्यवहारिक दोनों पहलू शामिल हैं। इनकी परिभाषा के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रथम, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आधार विज्ञान है। दूसरा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। तीसरा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक पहलू महत्वपूर्ण है। चौथा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक सतत प्रगतिशील तरीका है। पांचवा, इसका लक्ष्य सीखने में तकनीक में सुधार करना है। छठा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। सातवां, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में व्यवस्थित दृष्टिकोण मुख्य भूमिका निभाता है। आठवां, शिक्षक
शिष्य और तकनीकी दृष्टिकोण इसमें शामिल हैं। 9वां, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रगति के फलस्वरूप नवीन शिक्षण विधियां और नई शिक्षण तकनीकें उभर सकती हैं। शिक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण वातावरण में आवश्यक संशोधन करना संभव है। आखिरी पॉइंट जो है 11वां पॉइंट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण बनाने में सहायक है। इन सभी परिभाषाओं से यह प्रतीत होता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक बहुत ही वर्णनात्मक शब्द है और शिक्षण प्रक्रिया के आयोजन में वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग को संदर्भित करती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र इसकी अवधारणा के अनुरूप है। यदि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को ऑडियो विजुअल एड्स से संदर्भ में माना जाता है तो इसका क्षेत्र केवल ऑडियो वीडियो एड्स तक सीमित है, परंतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी को क्रमादेशित निर्देश के रूप में संदर्भित किया जाता है तो इस क्षेत्र में केवल क्रमादेशित अनुदेशन शिक्षण वस्तुएं शामिल हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को व्यापक और विज्ञान माना जाता है और विशाल और व्यापक क्षेत्र माना जाता है। डेरेक रोवेंत्रा ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित क्षेत्रों की व्याख्या की है, जिसमें प्रथम है सीखने के लक्ष्य और उद्देश्यों को चिन्हित करना। दूसरा, सीखने के वातावरण का रोजगार। तीसरा, पाठ्यक्रमों की खोज और संरचना। चौथा, उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों और मीडिया को सीखना। पांचवा, शिक्षण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। छठा, भविष्य में फीडबैक के आधार पर प्रभावी सुधार के लिए वांछित समझदारी प्राप्त करना। नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कोठारी आयोग ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्कूलों ने कक्षा के अध्ययन के तरीकों पर बहुत ध्यान दिया है। प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य जीवन और गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन और बच्चे के मन, शरीर और आत्मा की समग्र विकास को लाना है। इस दृष्टिकोण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पाठ्यक्रम शिक्षण सिद्धांतों के बजाय शिक्षण सिद्धांतों को उचित महत्व मिलता है। इसको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, जिसमें प्रथम है शिक्षक के लिए उपयोगिता। शैक्षिक प्रौद्योगिकी कमान वाले शिक्षक छात्र के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार में सुधार के तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षण को समझ बनाती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षकों को शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षण सारणी रचना और शिक्षण विधियों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान देती है। किस समय किस दृश्य एड का उपयोग करके इसी चरण को स्पष्ट किया जाना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न के लिए किस प्रकार के रेडियो विज़न और कैसेट विज़न के नोट्स का उपयोग किया जाना चाहिए और छात्रों को किस प्रकार के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल को अपनी गति से सीखना चाहिए। शिक्षक इन सभी चीज़ों को शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत सिखाता है। शैक्षिक तकनीकी एक प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण या सिमुलेटेड शिक्षण का प्रयोग करते हैं तथा विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए निर्देश प्रदान करती है। शिक्षक शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से
संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इस कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों के समाधान के रूप में क्रमादेशिक अनुदेशन का उपयोग किया जा सकता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रत्येक पद और उसके कार्य के प्रत्येक पहलू पर शिक्षण को निर्देश देती है और उसकी मदद करती है कि वह शिक्षण रणनीतियों का निर्माण करे, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छी पद्धति का चयन करना या अपने स्वयं के शिक्षण को हल करना। मुद्दों का ये एक कैरियर के रूप में अपने शिक्षण में सुधार। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। शिक्षा प्रौद्योगिकी हमें सीखने की विधि और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है, सीखे गए पाठ्यक्रमों को स्थायी बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का अध्ययन करती है और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है और उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। यह सीखने के क्षेत्र में छात्र की अपनी गति के सीखने के लिए नियम का पालन करती है। शैक्षिक तकनीक शिक्षण प्रक्रियाओं को उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा बनाए रखती है। इसके अलावा शैक्षिक प्रौद्योगिकी सृजन के नए प्रतिमान के लिए जिम्मेदार है, जो हमें शिक्षा और शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या करता है। इस तरह शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाकर शिक्षकों, छात्रों और सभी के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी को उपयोग बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है सोसाइटी की उपयोगिता। गैरिसन आदि द्वारा शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में कहे गए शब्द शैक्षिक तकनीक पर भी लागू होते हैं। ये हमें गलतियों से बचाते हैं और मानव उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार व्यक्तियों और समूहों के बीच समझ हासिल करना संभव करते हैं। समाज में लोगों के पास रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर आदि की सुविधा है, जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा सकता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षकों और छात्रों के साथ लोगों के संज्ञानात्मक, धारणात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को विकसित करती है। सीमित संसाधनों वाले देशों के लिए शैक्षिक तकनीक ऐसी तकनीकों का उपहार देती है जो सामूहिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रसार और विस्तार करने में मदद करेंगे। एक प्रभावी शिक्षक, राजनेता या ज्ञान और कौशल से समाज सुधारक के माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी को समाज के हर वर्ग तक टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर और अन्य दृश्य सामग्रियां आदि का उपयोग करके आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज के तकनीकी युग में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बढ़ रही है और शिक्षक की उपयोगिता छात्रों और विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से सिखाती है और समाज के ज्ञान, संवर्धन, प्रसार और विज्ञान में विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट महत्व। इसके अंतर्गत सबसे पहला है सीखने के साधनों की विविधता तक पहुंच, अर्थात हम बहुत सारे तरीकों से सीख सकते हैं जो हमारे खुद की चॉइस के द्वारा डिसाइड होते हैं। दूसरा है सूचना के लिए। तीसरा है कभी भी सीखने के लिए, यानी कि हम जब अपनी सुविधा से, अपने समय के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम कभी भी उसको सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। हम कहीं भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास में ही सीखें। अगर हमारे पास दृश्य सामग्री रहेगी तो जब भी हमको किसी चीज़ में डाउट है तो हम उसको वापस से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। पांचवा है सहयोगी शिक्षण। छठा है शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण। सातवां है प्रामाणिक और अद्वितीय जानकारी। आठवां है ऑनलाइन पुस्तकों का तक पहुंच। नवां है विभिन्न विषयों के शिक्षक में रुचि बनाए रखना। 11वां है दूरस्थ शिक्षा। 12वां है सूचना के स्रोत तक पहुंच। 13 है कई संचार चैनल जैसे ईमेल, चैट, ब्लॉग आदि। 15 है विशेष बालकों के लिए बेहतर पहुंच। और आखिरी पॉइंट है कई नियमित कार्यों पर समय कम देना।
इस तरह से यूनिट 1.2 के ऑडियो नोट्स आपको दे दिए गए हैं। धन्यवाद। आज हम EDU 102 की यूनिट 1.3, 1.4 और 1.5 एक साथ वॉइस नोट्स के रूप में आपको देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना से। प्रस्तावना के अनुसार लुम्सडेन ने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है। पहला है कठोर शिल्प उपागम या शिक्षा तकनीकी प्रथम, दूसरा है कोमल शिल्प उपागम या शिक्षा तकनीकी द्वितीय, तीसरा है प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपागम की, वो है कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम। इसके अंतर्गत शिक्षण सहायता सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी से हुआ है। अधिकतर लोगों का विश्वास है कि मशीनी तकनीकी से शैक्षिक तकनीकी जुड़ी हुई है। जब तक शिक्षण के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि उपकरण नहीं होंगे, तब तक शिक्षा अधूरी ही रहेगी। कठोर शिल्प उपागम इन उपकरणों के अनिवार्य प्रयोग की धारणा को बलशाली बनाता है। डेविस ने भी स्वीकार किया है कि कठोर शिल्प उपागम शिक्षण प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करने, शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। डेविड के अनुसार यह तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिल्वरमैन ने इसलिए इसे शिक्षा में तकनीकी के नाम से पुकारा है। इस उपागम के फलस्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। शोध कार्यों में प्रपत्रों के संकलन, विश्लेषीकरण आदि के लिए कंप्यूटर तथा मशीनों का उपयोग भी इसी उपागम को महत्व देता है। सिल्वरमैन ने इसे एक और नया नाम सापेक्षिक तकनीकी यानी कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी दिया है। वास्तव में शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में मशीनों तथा कठोर शिल्प उपागमों का चयन तथा प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 कहलाता है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन ए लुम्सडेन ने किया था। इस उपागम को श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। इसमें मशीनों की तकनीकी पर जोर है। इसका विश्वास है कि मशीन अनुदेशन का कार्य करती है और इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। यह उपागम निम्नलिखित 3 बातों का विशेष बल देता है। पहला है ज्ञान का संचय करना यानी कि प्रिजर्वेशन, दूसरा है ज्ञान का प्रसारण करना यानी कि ट्रांसमिशन, तीसरा है ज्ञान का विस्तार करना यानी एडवांसमेंट। अब हम दूसरे उपागम की बात करते हैं। दूसरा उपागम है कोमल शिल्प उपागम या शिक्षा तकनीकी द्वितीय। कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीन को प्रयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इस उपागम वाली तकनीकियों का अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी या व्यवहार तकनीकी का नाम भी दिया जाता है। इसमें मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी में शिक्षा के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। स्किनर आदि ने इस उपागम वाली तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। आर्थर मिल्टन के अनुसार यह शिक्षक तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है और यह अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को शुभारंभ करता है।
बहुत से शिक्षाविद इस उपागम को हार्डवेयर उपागम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि हार्डवेयर उपागम तब तक अनुपयोगी है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग ना किया जाए। उदाहरणतः चॉक बोर्ड तथा चॉक तब तक अनुपयोगी है जब तक उसके द्वारा कोई भी कार्य ब्लैकबोर्ड पर ना किया जाए, या कंप्यूटर का प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर अनुपयोगी है। ऑडियो रिकॉर्डर तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हमारे पास उसकी कैसेट या रिकॉर्डिंग सामग्री ना उपलब्ध हो। कोमल शिल्प उपागम का अनुभव स्किनर तथा अन्य व्यवहार शास्त्रियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह उपागम अधिगम के विज्ञान से सीधे संबंधित है, जो अनुभव के आधार पर व्यवहारिक परिवर्तनों को समावेशित करता है। शिल्प उपागमों के तीसरे रूप में हम बात करते हैं प्रणाली विश्लेषण की। इससे पहले हमने कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम के बारे में बात की है। अब हम प्रणाली विश्लेषण को समझते हैं। प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ, जिसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। इसलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र इसका शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इस प्रणाली के उपयोग में शैक्षिक व्यवस्था कम खर्च में अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनती है। इस प्रणाली विश्लेषण का मुख्य आधार विज्ञान तथा गणित है। सिल्वर्न ने प्रणाली को निम्नलिखित भांति प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार पहला पॉइंट है, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने, इसलिए हम इंग्लिश में पहले बोलेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स एंड द इंटररिलेशनशिप। यानी कि जो पहले से ही बने हुए जो उपक्रम हैं या जो पहले से ही बने हुए सिस्टम हैं, उसको पहले पूरे तरीके से समझना और फिर उसको उसके पार्ट्स के रूप में समझना और फिर उसके आपस में इंटर रिलेशनशिप के तरीके से समझना। इसमें दूसरा है, सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड टू कंबाइन दीज वेरियस एलिमेंट्स टुगेदर विद न्यू एलिमेंट्स प्रीवियसली अनरिलेटेड। यानी कि अब विश्लेषण हो चुका है, अन्वेषण हो चुका है, विश्लेषण को किया जाता है, विभिन्न एलिमेंट्स को एक साथ मिला के न्यू एलिमेंट्स को हम बनाते हैं। तीसरा है, मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेडिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को बनाया जाता है जिससे किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को पहचाना जा सके या प्रेडिक्ट किया जा सके। चौथा है, सिमुलेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन टू द सिस्टम इन द रियल लाइफ। यानी कि सिमुलेशन, जिसको हम कहते हैं नकल, छोटे स्तर पे पहले उस मॉडल को परखा जाता है और उसके बाद एक्चुअल लाइफ कंडीशंस में इसको हम अप्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट किया जाता है। शिक्षक तकनीकी तृतीय के अंतर्गत प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप अथवा पुनर्बलन भी सम्मिलित रहते हैं। यह शैक्षिक तकनीकी आजकल बहुत लोकप्रिय होती जा रही है।
शैक्षिक तकनीकी 3 उपागम शैक्षिक तकनीकी प्रथम एवं द्वितीय को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कठोर शिल्प व कोमल शिल्प के मिश्रण से अति आधुनिक उपागम बन गया है, जिसका भरपूर उपयोग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा तकनीकी तृतीय, जिसे हम प्रणाली विश्लेषण भी कहते हैं, यह गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रक्रिया और चौथा है इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट, यानी कि पहला है अदा, दूसरा है प्रक्रिया है दूसरा, तीसरा है प्रदा यानी कि आउटपुट और चौथा है पर्यावरण संदर्भ यानी कि इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट। इसके प्रमुख तत्व वर्ग हैं। यहाँ अदा का अर्थ है वे सभी व्यवहार या क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के मध्य से मिलती है। दूसरा है प्रक्रिया, इसका तात्पर्य वे सभी कार्य जिसकी मदद से अदा या उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है प्रदा, इसका तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। चौथा है पर्यावरण संदर्भ, पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिससे वह प्रणाली प्रभावित होती है। शैक्षिक तकनीकी 3 के प्रयोग में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रणाली विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया जा सके। यह उपागम छात्र केंद्रित पीपल ओरिएंटेड होता है। इस विद्वान के अनुसार संक्षेप में यह उपागम समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयों पर पहुंचने की विधि है और यह विधि शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तनों के अनुसार बढ़ने तथा विकसित करने से भरपूर सहायता प्रदान करती है। शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं के समाधान में इस उपागम का अत्यंत सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली विश्लेषण उपागम ने शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक एवं संख्यात्मक उपागम प्रदान किया है। यह उपागम अधिक वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा शुद्ध माना जाता है। यह उपागम यद्यपि शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण कहलाता है, कुछ इसे शैक्षिक प्रबंध के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु शिक्षक शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ प्रणाली विश्लेषण के द्वारा ही इसको समझते हैं। अब इस यूनिट का दूसरा है पॉइंट, कठोर शिल्प उपागम तथा कोमल शिल्प उपागमों के उपयोग, आवश्यकता अथवा महत्व। इसमें पहला पॉइंट है, इन दोनों उपागमों का प्रयोग छात्रों की रुचि जागृत करने, उन्हें जिज्ञासु बनाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इन उपागमों के प्रयोग में से पाठ्यवस्तु छात्रों को अधिक संरचनात्मक तथा स्पष्ट महसूस होती है। तीसरा है, ये उपागम विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य तथा सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, ये विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित, रोचक जीवन बनाने में समर्थ होते हैं। पांचवा, इन उपागमों के प्रयोग से छात्र अधिक उत्साहित होकर कक्षा कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। छठा, यह छात्रों को व्यक्तिगत मित्रता पर ध्यान रखकर उचित शिक्षण प्रणालियों का उपयोग प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सातवां, ये दोनों उपागम शिक्षकों तथा छात्रों के समय, शक्ति तथा स्रोतों का सही उपयोग करने में समर्थ होते हैं। कम समय एवं कम शक्ति से ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण करना इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हेडिंग है, कोमल शिल्प तथा कठोर शिल्प उपागमों के उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। यह दोनों उपागम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर विशेष बल देते हैं। पहला है चयन का सिद्धांत। इसके अनुसार हर बालक की विशेष ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम शिक्षा प्रक्रिया को चयन करते हैं और साथ ही साथ उनकी विजुअल एड्स
क्या देंगे और क्या उनकी टोटल पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये निर्धारित करते हैं। इसी को चयन का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है उद्देश्य का सिद्धांत। हर बच्चे के लिए एक उद्देश्य बनाया जाता है जिसके अनुसार हम उपागमों का चयन करते हैं। तीसरा है बचत का सिद्धांत। हमेशा उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जो इकोनॉमिकल हों, यानी कि हमें समय, पैसे और जगह तीनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये व्यर्थ ना जाएं। चौथा है उपलब्धता का सिद्धांत, यानी कि बहुत सारे उपागमों के मध्य जो हमें आसानी से उपलब्ध हो और जिनसे हमारा उद्देश्य पूरा हो, जो इकोनॉमिकल हो यानी कि बचत हो, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको चयन करते हैं। पांचवा है सरलता का सिद्धांत। सरलता के सिद्धांत के अनुसार हम हर बच्चे की उम्र, उसके शैक्षिक बैकग्राउंड और अन्य तरीके या अन्य पैरामीटर्स को देखते हुए उस बच्चे के लिए जो भी सरलता से सीखने का तरीका है वह निर्धारित करते हैं और उस सरलता में किस उपागमों का प्रयोग करेंगे यह निर्धारित किया जाता है। चौथा है उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि छात्र विशेष के लिए अलग तरीके का उद्दीपन चयनित किया जाता है और उसके अनुसार शिल्प उपागमों का प्रयोग होता है। सातवां है स्व तैयारी का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कठोर तथा मृदु उपागमों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। इसमें पहले हम बात करते हैं कठोर उपागम की, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच की। हार्डवेयर अप्रोच को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है श्रव्य उपागम, जिसके अंतर्गत रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन आदि आती हैं। दूसरा है दृश्य उपागम, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्टर, बायोस्कोप्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, कंप्यूटर्स आते हैं। तीसरा है दृश्य श्रव्य उपागम, जैसे कि चलचित्र, दूरदर्शन, टीवी, वीडियो टेप्स। अब बात करते हैं कोमल उपागम की। कोमल उपागम को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पुस्तकें, पोस्टर्स आते हैं। दूसरे में है प्रदर्शन। प्रदर्शन में चौक, पैनल बोर्ड, कार्ड, बुलेटिन, बोर्ड सूचना, आरेख तथा चित्र आते हैं। और तीसरा है त्रिआयामी। इसमें मॉडल्स आते हैं और वास्तविक पदार्थ, नमूने आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कठोर शिल्प तथा कोमल शिल्प के चयन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला है हार्डवेयर के चयन के समय उसकी गुणवत्ता, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा एवं टिकाऊपन एवं उसके मूल्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है सॉफ्टवेयर के चयन करते समय उसकी विषय वस्तु से संबद्धता, प्रभावशीलता तथा उपयोगिता एवं आवश्यकता का ध्यान देना चाहिए। तीसरा है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के चयन के पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक इस उपागम का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ प्रभावशाली ढंग से करने में समर्थ हैं अथवा नहीं। चौथा है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपागम के चयन के समय शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां, छात्रों की आवश्यकताओं, विषय वस्तु की प्रक्रिया तथा विद्यालय परिवेश में उसकी उपलब्धता के आधार पर किया जाना चाहिए। पांचवा है उसी उपागम का चयन किया जाए जो उपयोगिता में ज़्यादा, रोचकता में वृद्धि करने वाला, छात्रों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करे तथा आवश्यकता के अनुकूल हो। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर शिल्प तथा कोमल शिल्प के उपागमों के प्रयोग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। सबसे पहला है इन शिल्पों के उपयोग करने से पूर्व उनके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उस शिल्प के सैद्धांतिक ज्ञान से अवगत होना चाहिए तथा उसका प्रयोग करना भली भांति सीखना चाहिए। किसी भी उपागम के प्रदर्शन के पूर्व भली भांति चेक कर लेना चाहिए कि वह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। ठीक अवस्था में है तो अच्छा है, अदरवाइज उसको हम
सबसे पहले ठीक करा लेना चाहिए। दूसरा है, इन उपागमों के उपयोग से पूर्व शिक्षक को कक्षा में इनके बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए। जैसे रेडियो या टीवी पर शैक्षिक पाठों को प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को बता देना चाहिए कि प्रोग्राम कब आएगा, प्रोग्राम में क्या क्या विषय वस्तु रहेगी, प्रोग्राम में किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के मानसिक रूप से तैयार करने के पश्चात उनके समक्ष प्रसारित विषय वस्तु को कक्षा शिक्षण के साथ एकीकृत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कोमल तथा कठोर शिल्प उपागमों के प्रयोग के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में सीखने की वांछित पर्यावरण का निर्माण करें। विषय वस्तु के प्रसारण के समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि प्रसारित होने वाला प्रकरण सही आवाज़ में, सही पिच तथा कक्षा के हर छात्र तक पहुंच रहा है। प्रसारण के मध्य दिखाई जाने वाली सामग्री भलीभांति कक्षा के प्रत्येक छात्र को दिखाई दे रही है, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाना अति आवश्यक है। शिक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसारित होने वाले प्रकरण में रुचि ले रहे हैं अथवा नहीं। चौथा पॉइंट है, कोमल शिल्प तथा कठोर शिल्प उपागमों के प्रयोग से पूर्व शिक्षक को भलीभांति पूर्व समीक्षा करनी चाहिए कि कक्षा की किन परिस्थिति में कौन सा उपागम ज़्यादा उपादेय होगा, उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती केवल उपागमों को दिखाने के लिए ही उपागमों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी इन उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, जब भी शिक्षक उन उपागमों का प्रयोग करे उसे चाहिए कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी उपयोगिता का मूल्यांकन भी करे और तदनुसार अपने भावी शिक्षण में उसे सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए तथा शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने की ओर अपनी शक्ति लगानी चाहिए। अब हमने यूनिट 1.3, 1.4 और 1.5 दोनों के नोट्स 2 भागों में आपको दे दिए हैं। धन्यवाद।